Hello, good evening, everybody. So, we are doing daily live answer writing sessions. Now, we are starting with a new subject of GS3, that is science component, science and technology. और हमने इससे पहले GS2 को, GS4 को और GS1 को कंप्लीट किया. एंड इन GS3 यू हैव डन विद द इकोनॉमिक्स पार्ट, एग्रीकल्चर पार्ट. और फिर हम अब कर रहे हैं कि नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ GS3 वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है. आई होप इतना आपको आइडिया होगा कि जो यूपीएससी में साइंस का जो कंपोनेंट आता है वो अप्लाइड पार्ट ज्यादा आता है, कोर और फंडामेंटल थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ही कम आता है. तो हम उसी को उसी फॉर्मेट में करने की कोशिश करेंगे. एक साइंस में ध्यान में रखनी है कि देयर इज ओवरलैप ऑफ साइंस एंड अदर सब्जेक्ट्स. फॉर एग्जांपल ये पूछ लेंगे कि रोल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर या इन हेल्थ केयर. तो साइंस की जो भी टेक्नोलॉजीज हैं रिसेंट, आपको उसकी एप्लीकेशन देखनी है इन अदर्स जो हमारे सिलेबस के कंपोनेंट्स हैं. मोस्टली वो एग्रीकल्चर होता है, इकोनॉमी होता है, गवर्नेंस पूछ लेंगे कि रोल ऑफ एआई इन इंप्रूविंग द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ द कंट्री. ये आप पे है कि हाउ यू अप्रोच दिस क्वेश्चंस. बट हमें तैयार रखनी है कि साइंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे हमने पहले सब्जेक्ट्स में डिस्कस किया, पॉलिटी में, गवर्नेंस में, आईआर में, या फिर फॉर दैट मैटर हिस्ट्री और सोसाइटी में, कि एग्जाम्पल्स आर द की कंपोनेंट ऑफ एनी गुड आंसर. तो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी वो आंसर्स में वो एग्जाम्पल्स ऐड करनी पड़ेंगी. अदरवाइज फिर चीजें सही नहीं हो पाएंगी. बिकॉज आप सभी को पता है कि एआई से क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे हुआ है, एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स एंड रीसेंट डेवलपमेंट एंड इनोवेशंस दैट विल मेक योर आंसर मोर सब्सटैंटिव एंड ऑब्जेक्टिव. तो यू हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. आपके साइंस के सिलेबस को हमने दो ब्रॉड थीम्स डिवाइड किया है, और इन थीम्स को रिगार्डिंग हमने आपको सिविल्स विद आकाश टेलीग्राम चैनल पे सब थीम्स प्रोवाइड कर दी थी. नाउ योर टारगेट इज टू कि वो जो भी सब थीम्स हैं और थीम्स हैं, मैं उनके बेसिस पे अपनी तैयारी कर पाऊं. जैसे पहला है थीम, उसमें आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशंस पार्ट, और उसमें आता है रोल ऑफ एआई, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी. तो वी विल डू दैट कंपोनेंट ऑल्सो. और इसमें पहला क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करेंगे, लिखेंगे, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस to transform various sectors of the economy. Discuss that in the context of India's healthcare and agriculture sector. You have 15 minutes to answer this question. Oh, 11 minutes for this 15 marker to solve this question. Then we will discuss about the कि कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं. साइंस में आपको कोई इशू नहीं आएगा. क्वेश्चन आर वेरी सिंपल, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हाउ टू ऐड एग्जाम्पल्स. ये आपको सर्च करनी पड़ेंगी. आई विल गिव यू फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑन दीज टॉपिक्स जो हम आज डिस्कस करेंगे.
Last 30 seconds. Now let's discuss about this question कि क्या है रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन टू फील्ड्स जो लिखे हुए हैं स्पेसिफिक इंडियाज हेल्थ केयर एंड एग्रीकल्चर सिस्टम। ये हैं दो जो ब्रॉड हमें डिस्कस करना है, इंडियाज हेल्थ केयर एंड एग्रीकल्चर सिस्टम। अब ना एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी अब कभी साइंस के टॉपिक करेंगे तो आपको इतना तो पता होगा कि भाई इसका इन जनरल कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन है। जैसे हेल्थ केयर में अगर एआई को यूज़ करेंगे तो यू कैन यूज़ एआई फॉर डायग्नोसिस पर्पस। मतलब आज जब आप टेस्ट करते हैं, सॉरी डायग्नोसिस करते हैं, तो वो थोड़ा कम इफेक्टिव होता है बिकॉज इंसान के पास इतने फैक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, और एआई can go through so many factors at a single point of time and you can have a better diagnosis of diseases. And it's a well known fact also, and it's a very logical thing to imagine also. But आप आंसर लिख रहे हैं तो आपके पास अगर एग्जाम्पल नहीं है देन देयर इज नो पॉइंट। तो अगर मैं बात करूं इन हेल्थ केयर एंड एग्रीकल्चर, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इनहांस्ड डायग्नोसिस। तो ये पॉइंट सिंपल सा हो गया है। मैं बात कर रहा हूं हेल्थ केयर की, इनहांस्ड डायग्नोसिस। पर अनटिल और अनलेस और अनटिल आप इसमें एग्जाम्पल नहीं लिखते हैं, इस पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है। यू हैव टू राइट अ एग्जाम्पल, query.ai detect tuberculosis from x-rays enabling faster treatment। मतलब there is an example, query.ai, this is an example, this is a platform, query.ai to detect tuberculosis using artificial intelligence, which led to the better diagnosis of this disease। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। डायग्नोसिस में आपको इतने सारे फैक्टर्स ह्यूमन माइंड उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा जितना एआई कर पाएगा। पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट इज पॉसिबल। जैसे एक एआई प्लेटफॉर्म है बाय द नेम IBM वॉटसन फॉर अ पर्सनलाइज्ड कैंसर केयर ट्रीटमेंट। मतलब जब आप हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, एक पॉइंट क्या है, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट। भाई आज जो भी ट्रीटमेंट होते हैं दे आर वेरी जेनरिक वन, बिकॉज वो हर इंसान के लिए सेम ट्रीटमेंट करते हैं, बट एवरी पर्सन इज यूनिक इन देयर, चाहे वो उसका कोई जेनेटिक वो है जो जेनेटिक है उसका जीन्स हैं, चाहे वैसे ही बॉडी के ऑल कंपोनेंट्स हैं, एवरी पर्सन इज यूनिक। सो बेटर इज अ पर्सनलाइज ट्रीटमेंट। आपको फीवर हुआ, आपने मेडिसिन ली, किसी और को हुआ, उसने भी ली, बट इट्स बेटर अगर हम उसको पर्सनलाइज्ड केयर दे सकें। एंड दिस IBM Watson is a platform, AI platform for a personalized treatment. Telemedicine is a best example. AI can be used for providing healthcare services while sitting at home. And the best example of telemedicine is, you know about this platform called as Precto. During COVID, it provided a virtual healthcare delivery. ये पता होना चाहिए। अब आपको ये भी पता है कि एआई से आप रोबोट्स भी बना सकते हैं। रोबोट्स को बॉडी के अंदर सेंड करके ड्रग को क्या कर सकते हैं, डिलीवरी बड़ा स्पेसिफिक कर सकते हैं। तो ड्रग डिलीवरी कैन बी इनहांस्ड बाय डेवलपिंग नैनो रोबोट्स, एंड दीज नैनो रोबोट्स विल बी बेसिकली फंक्शनिंग विद द एप्लीकेशन ऑफ एआई। जैसे वो पता होगा ना, आजकल रोबोट सर्जरी कर रहे हैं, रोबोटिक सर्जरी, it is also a good example। knee replacement by robotic surgery। robots में AI का component होता है because they are like a intelligent in their own aspect।
ड्रग को डिस्कवरी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल जब आप ड्रग को डिस्कवर करते हैं यू आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड कंपाउंड्स एंड which technology can help to develop or to identify those compounds? It's AI one. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप सारे परमानेंट कॉम्बिनेशन अच्छे से लगा पाएंगे, तो ड्रग की डिस्कवरी बड़ी फास्ट होगी, बिकॉज नाउ यू कैन हैव अ काइंड ऑफ अ एक्सपेरिमेंट एट अ वर्चुअल लेवल. सिग टपल इज एन एग्जांपल. अगर हम बात करते हैं ड्रग डिस्कवरी की, सिग टपल इज एन एग्जांपल which is basically trying to develop new drugs on the basis of the application of AI. ये AI ब्लड एनालिसिस में हेल्प करता है, तो अर्ली स्टेज ड्रग डेवलपमेंट में हेल्प करता है. तो आई हैव गिवन यू दिस एग्जांपल्स इन हेल्थ केयर सेक्टर. These 5 points with 5 examples, and in agriculture 5 points with 5 examples is more than sufficient to answer this question. क्योंकि बाकी स्टार्टिंग आप ये भी लिखेंगे कि कैसे इसने बाकी सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट ले आया है. चाहे आप में उसको बात करनी है पब्लिक सेफ्टी की, मैन्युफैक्चरिंग में बात करते कैसे AI इज हेल्पिंग इन अ फ्रॉड डिटेक्शन इन अ फाइनेंस सेक्टर, रिटेल में पूरा AI पूरा वेयरहाउस को कंट्रोल कर रहा है, रोबोट्स कंट्रोल कर रहे हैं. एजुकेशन में देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स which are using AI. So you can mention that also. Public safety में facial recognition is to detect the जो भी क्या है, जो भी social unrest create कर रहे हैं वो element, anti social elements. It's an example of AI. AI is used in governance, is used in economics, agriculture, healthcare, finance, in each and every field from education to healthcare. स्टार्टिंग में वो कर देते, फिर ये कर देते, और उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो कौन सा है, हेल्थ केयर वाला, वो कर देते हैं. तो हम वो भी कर देते हैं कि हेल्थ केयर वाला कंपोनेंट क्या है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपोनेंट ऑफ हेल्थ केयर. कि भाई सॉरी, हेल्थ केयर नहीं, एग्रीकल्चर. कि एग्रीकल्चर में क्या रोल है AI का, ये आप बता देते. तो 5 पॉइंट्स आपने उसको बता दिए, 3 या 4 बता दो, चलो 5 इसके बता दिए, 8 5 और बता दो, इसके 13 काम खत्म. अब एग्रीकल्चर में यू नो अबाउट एग्रीकल्चर, सिंपल सप्लाई चेन पे आ जाओ कि एग्रीकल्चर में एक इंश्योरेंस होता है, एग्रीकल्चर में एक मार्केटिंग होती है, एक एग्रीकल्चर में जो क्या होती है, सोइंग होती है, सब कुछ होता है. पूरी सप्लाई चेन पे स्टार्ट कर दो. तो जब हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो पहला होता है प्रिसीजन फार्मिंग, मतलब चीजों को बड़े प्रिसाइजली यूज करना, चाहे वो फर्टिलाइजर हो चाहे वो वाटर हो. डाटा ऑन सॉइल हेल्थ वेदर एंड क्रॉप नीड्स is analyzed by an example called as tartan sense. तो एग्जांपल दे रहा हूं आपको, tartan sense to sense the exact requirement in agricultural sector, and this is basically promoting a precision farming where the exact quantity of fertilizers are supplied जो चाहिए, exact water is supplied जो चाहिए, wasted of resources नहीं होगा. सप्लाई चेन में हमें ये पता होना चाहिए कि पूरे के पूरे एग्रीकल्चर में जो मार्केटिंग होती है, तो पूरा डिमांड और सप्लाई को समझने के लिए देयर इज वन एग्जांपल कॉल्ड एज DHART, which is basically promoting a efficient agriculture supply chain, which basically promotes predicting demand, supply and storage issues. Weather forecasting में it is important because farmers have to plan their sowing and जो भी harvesting है on the basis of this SkyMet. This is an AI platform which provides a weather forecasting very accurate and precise. अगर आता है that is called as Kisan Subhida app, which provides a market trends so that Kisan or farmers can plan their sale of their produce. Kisan Subhida app, this is also very important. You know these examples और उसके एग्जाम्पल के बेस पे पॉइंट बना दें. तो अगर एग्जाम्पल्स आ रही हैं तो पॉइंट्स तो बन ही जाएंगे, पॉइंट्स हैं तो एग्जाम्पल नहीं बनेंगे. तो किसान सुविधा का यूज करें टू टेल कि भाई कैसे फार्मर्स नाउ कैन प्लान द सेल ऑफ देयर प्रोड्यूस, बिकॉज किसान सुविधा बेसिकली gathers data from all the sources and provides demand and supply status in the sector. सेम है DHART और एग्रीकल्चरल जो फोरकास्टिंग के लिए टार्टन जो हमारी ऐप है सेंस वो है. यू कैन मेंशन दिस एग्जांपल्स, 4 ये 5 ये, इतनी एग्जांपल्स बहुत हैं. आया समझ में? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन जो हम करेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो हम करना जा रहे हैं. दिस इज बेसिकली ऑन द टॉपिक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी.
इसमें ना एक क्वेश्चन बनता है, ये वाला, इसको करें। जितना एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बन जाते हैं स्पेस सेक्टर के, स्पेस हम बाद में करेंगे, पहले ये करें। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूज़ में है, बड़ा इस पे आ सकता है। तो लिखें क्वेश्चन, इवेल्युएट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ, बड़ा स्पेसिफिक सा क्वेश्चन है, कई बार यूपीएससी पूछ लेती है। इवेल्युएट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ fixed drug FDCs, fixed drug dose combinations. Evaluate the merits and demerits of fixed dose combinations, या fixed drug dose बोल देते हैं, fixed drug dose combinations। ये है FDCs, ये आपने सुना होगा, इन फार्मास्यूटिकल्स। और साथ में ये बता दें, या ये क्वेश्चन एक पार्ट और है, प्रोवाइड सजेशंस टू एनहांस द, provide suggestions to enhance the regulatory framework for FDCs in India। करें। क्या होते हैं एफडीसी नहीं पता तो फिर नहीं कर पाएंगे, पर यूपीएससी कई बार इतने स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ लेती है।
Last 3 minutes. Last 1 minute 10 second. अब देखते हैं क्वेश्चन, इवेल्युएट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। है ना, बड़ा स्पेसिफिक सा क्वेश्चन है ये। अब साइंस में आप देखेंगे अगर यूपीएससी के मेंस में देयर आर जनरली वन क्वेश्चन एवरी ईयर ऑन एन एवरेज जो ऐसा आता है जो बड़ा ही स्पेसिफिक होता है। अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता नहीं आता। पर एटलीस्ट आपने एफटीसीज आजकल न्यूज़ में है या आपने सुने होंगे, बहुत सारे एफटीसीज बैन किए गए हैं। क्या होते हैं फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस? व्हेन यू ऐड मल्टीपल ड्रग्स इन अ सिंगल डोज। मतलब एक ही गोली में बहुत सारे ड्रग्स के आपने ऐड कर दिए, तो एडिंग मल्टीपल ड्रग्स इन वन डोज फॉर बेटर कंप्लायंस। मल्टीपल ड्रग्स इन वन डोज, ये समझ लें, फॉर बेटर कंप्लायंस एंड इफेक्टिवनेस, बट इट पोजेज सर्टेन रिस्क। वो ही हमें पढ़ने हैं, क्या फायदे हैं। जब मैं मेरिट्स की बात करता हूं तो मेरिट्स में पहला पॉइंट क्या आएगा? इसमें क्या है, जब आप इतनी गोलियां लेंगे और यहां एक ही गोली लें तो आपको सारे ड्रग्स उसी गोली में मिल जाएं, तो कौन सा तरीका इजी है मेडिसिन को लेने का? बेटर इज मल्टीपल ड्रग्स इन वन डोज। तो इट एनहांस पेशेंट कंप्लायंस। आपको 10 गोलियां लेनी है रोज, बेटर है एक लेना। तो इट एनहांसेस पेशेंट कंप्लायंस बाय रिड्यूसिंग द multiple drugs. For example, antiretroviral F disease for HIV और AIDS एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एंटी रेट्रोवायरल
drug for HIV AIDS is an example of that. अब एक होता है जब तुम बहुत सारी ड्रग्स को एक ही डोज में डाल रहे हो तो उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, अलग अलग लेने में और एक ही डोज में लेने में एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो लिख सकते हैं these are more efficiency in terms of therapeutic. तो in terms efficiency in terms of therapeutic effects, therapeutic effects ये पता होना चाहिए। और इससे ऑफ कोर्स कॉस्ट क्या हो जाती है, इट रिड्यूस्ड हेल्थ केयर कॉस्ट। इससे हेल्थ केयर की कॉस्ट कम हो जाएगी, बिकॉज अब आपको इतनी सारे ड्रग्स अकेले नहीं लेने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दीज आर द ब्रॉड पॉजिटिव्स। अब इसमें एरर क्या होंगी भाई, जब तुम एक पिल लोगे तो बहुत सारी मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेंगी, तो इनकरेक्ट डोजिंग के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम। तो इट मिनिमाइजेस मेडिकेशन एरर्स। तो मिनिमाइज मेडिकेशन एरर्स, तो जितनी ज़्यादा होंगी पिल्स उतने एरर्स ज़्यादा होंगे। इट मिनिमाइज मेडिकेशन एरर बिकॉज नाउ देयर इज नो नीड टू हैव अ मल्टीपल पिल्स। अब एक चीज़ और होती है, जब हम एक एक अलग से लेते हैं ड्रग तो उससे ड्रग रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। अगर आप एक ही डोज में मल्टीपल ड्रग ले रहे हैं तो इट प्रिवेंट्स ड्रग रेजिस्टेंस, ये भी देखा गया है। क्योंकि ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस एक ड्रग के अगेंस्ट हो सकती है, मल्टीपल ड्रग्स इन वन डोज के अगेंस्ट थोड़ी डिफिकल्ट है, तो इट प्रिवेंट्स ड्रग रेजिस्टेंस which is very much possible in when there is a multiple pills, that one pill one drug, यहाँ पे है multiple drugs in a one pill or a one dose। हाँ डीमेरिट्स भी हैं इसके, जब आप बहुत सारे दोनों ड्रग्स ऐड कर दोगे तो साइड इफेक्ट्स तो हो सकते हैं, तो इंक्रीज रिस्क ऑफ एडवर्स रिएक्शंस। अब जो एफटीसीज हैं ये डोजेस ऐड, एक ही डोज में मल्टीपल ड्रग्स ऐड करते हैं, पर जिस पेशेंट को टेलर्ड ड्रग्स चाहिए भाई, ये अब ये तो नहीं है आपने एक डोज में 2 ड्रग ऐड कर दिए इन 50-50 रेशियो, किसी को चाहिए मान लो 30-70 रेशियो, तो क्या करोगे उसमें? तो मेडिसिन होती है कि भाई आप एक ड्रग हो, इंसान अपने हिसाब से इंडिविजुअली वो टेलर्ड करके यूज कर ले। और जब इंसान को साइड इफेक्ट होगा तो ये नहीं पता होगा भाई एक डोज में इतने ड्रग से किसका साइड इफेक्ट है, कॉम्प्लिकेटेड विड्रॉल। और इंडिविजुअल्स में, चिल्ड्रन और जो एल्डर्स हैं उनमें बड़े ही स्पेसिफिक डोजेस चाहिए होती है, और ये एफटीसीज वो अलाउड नहीं करते, तो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी कम है फॉर इंडिविजुअल जो आपको क्या करनी है, डोज लेनी है, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे बड़ा ये इशू है। तो दीज आर सर्टेन पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। अब एक कंपोनेंट क्या था क्वेश्चन का कि क्या करें इसको डील करने के लिए कि ये और अच्छा बन जाए। तो इसमें एक पहली चीज क्या है, द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एफडीसी का प्रॉब्लम क्या है कि इंडिविजुअल को ये टेलर नहीं कर रहा है। तो बेस्ट क्या है, एक तो हमें ये तैयार करना है कि भाई एफडीसीज को हमने मल्टीपल फॉर्म में बनाने पड़ेंगे, मतलब एफडीसीज वन डोज मल्टीपल ड्रग्स को मल्टीपल फॉर्म में बनाने पड़ेंगे ताकि वो इंडिविजुअली टेलर्ड भी हों। आज इंडिया में एफडीसीज को अप्रूव के लिए बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो पहले वो ईज करें क्लिनिकल ट्रायल वाला, और आपको जो एक बार मार्केट में आ गए तो पोस्ट मार्केट सर्विलियंस करें ताकि इसके साइड इफेक्ट्स पड़ता लगते रहें, ताकि हम इसके बेसिस पे और स्ट्रेटेजी बना सकें। इसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, डिजिटल मॉनिटरिंग, ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग हो और ये पता लगे कि भाई कैसे ये बिहेव करते हैं, कैसे इसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, और टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन हो ताकि एडवर्स इंटरेक्शंस जो हैं एफडीसी की वो पता की जा सके। जैसे आपने एक डोज में मल्टीपल ड्रग्स ऐड किए तो यूज एआई एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी सो दैट ऑल परमुटेशन कॉम्बिनेशंस कैन बी predicted and the adverse impacts can be analyzed and improvements can be made। तो ये है क्या हमारा वे फॉरवर्ड होना चाहिए। तो ये तरीका है एफडीसी को टैकल करने का। तो आपके पास ये पॉइंट्स होने चाहिए थे, तो ये आंसर लिखा जाता।
और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आजकल न्यूज में भी है। डिस्कस द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायो ई3 पॉलिसी। डिस्कस द, ये बड़ा न्यूज में रहता है, डिस्कस द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बायो ई3 प्रपोजल। Bio E3 proposal. How does it aim to boost the biotechnology sector in India? How does it aim to boost the biotechnology sector in India? करें इसको। ये बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो बड़ा ही पूछा जा सकता है क्योंकि ये न्यूज में है। बायो ई3 पॉलिसी इस साल के लिए भी और अगले साल के लिए भी। क्या है बायो ई3 पॉलिसी? तो मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे हैं जो पूछे जा भी सकते हैं।
Now let's discuss about this question. Discuss the key objectives of BioE3 proposal. Aim to boost. How does it aim to boost the biotechnology sector? अब पहले तो ये आती है चीज कि भाई क्या है BioE3 पॉलिसी. अगर आपने पॉलिसी नहीं पढ़ी हुई है फिर ये क्वेश्चन लिखना बड़ा ही मुश्किल है. तो क्या है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट. तो इसका मतलब क्या है? बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट. ये तीन चीजों से मिलके बनी है कि हमें बायोटेक्नोलॉजी को इन पर्पसेस के लिए, तीन पर्पसेस के लिए यूज करना है. द गोल इज a high performing bio manufacturing sector so that this sector should be a net zero economy and focusing on mission life जो हमारा है सस्टेनेबल लाइफस्टाइल. और इससे क्या होगी? बायोटेक्नोलॉजी, बायो मैन्युफैक्चरिंग होगी. तो मतलब बायोटेक्नोलॉजी को यूज करना है फॉर बायो मैन्युफैक्चरिंग बट कीपिंग इन माइंड दैट इट शुड बी इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल इन लॉन्ग रन. उसमें आता है. तो की ऑब्जेक्टिव्स क्या है बायो E3 पॉलिसी के? जैसे एक पता होगा आपको, इट प्रमोट्स अ बायो बेस्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट. तो पहला आता है कि हमें क्या करनी है? बायो बेस्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने हैं, मतलब बायो मैन्युफैक्चरिंग, ताकि वो प्रोडक्ट्स बनाने स्टार्ट करें जो बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड हैं या बायो बेस्ड हैं इकोनॉमी में, जिसपे फोकस बहुत कम था. अगर मैं एग्जांपल बताऊं, इन हैदराबाद देयर इज अ सिनाई बायोटेक्स बायो फाउंड्री जो बायोप्लास्टिक और एंजाइम प्रोडक्शन में हेल्प करता है. तो एक आते हैं प्लास्टिक, जो कौन से हैं? बायोप्लास्टिक. तो उसकी एग्जांपल है हैदराबाद बेस्ड सिनाई बायोटेक्स बायो फाउंड्री. एक आती है सस्टेनेबल बायो इकोनॉमी. भाई कार्बन कैप्चर की चीजें हैं ना, कार्बन कैप्चर. तो जो भी हमारा इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उसमें कार्बन कैप्चर करने के लिए यू कैन यूज बायोटेक्नोलॉजी बिकॉज देयर आर वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which can help to enhance the carbon capturing capacity of a soil. इससे इकोनॉमिक आएगी बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी से आएंगे बायोपॉलीमर्स एंड दीज बायोपॉलीमर्स आर यूज फॉर अ 3D कंस्ट्रक्शन. ये आजकल यूज हो रहे हैं. तो बायोटेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन है. अब जब नई बायोटेक्नोलॉजी आएगी तो मेरीन बायोटेक्नोलॉजी भी आएगी. जैसे आपने देखा ना बायोटेक्नोलॉजी में आप पढ़ते होते हैं कैसे GM क्रॉप्स आ रही हैं, तो दैट विल एनहांस द इकोनॉमी ऑल्सो. इससे बायो टेक्नोलॉजी में यूज होता है. फूड सिक्योरिटी में हेल्प करता है, क्लाइमेट रिजिलियंस में हेल्प करता है. बिकॉज जब बायोटेक्नोलॉजी का यूज करोगे तो बायो मतलब लिविंग, तो अगर लिविंग का यूज कर रहे हो तो देयर विल बी लेस डिस्ट्रक्शन. तो हमने कैसे इसको बूस्ट करने की कोशिश की है वो बात अलग है, पर दिस इज द गोल ऑफ BioE3 पॉलिसी. कैसे बूस्ट कर रहे हैं? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं. बायोसिमिलर प्रोडक्शन जो हो रही है बाय यूजिंग द लिवरेज ऑफ प्राइवेट सेक्टर. एंटरप्रेन्योर सपोर्ट है ताकि जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो हमारे प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हैं वो कर रहे हैं. स्किल डेवलपमेंट में हमारी बायोटेक वर्कफोर्स है. ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में mRNA वैक्सीन हैं जो हम बना रहे हैं. कोविड के टाइम पे भी थी ये चीज. और हम कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, R&D कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं, बायो AI हब्स बना रहे हैं ताकि जो हमारे प्रिसीजन बायो थेराप्यूटिक्स है वो प्रमोट हो सके. तो आपने एंटरप्रेन्योरशिप की बात की, बायो AI हब्स हैं, ये सारी चीजें हम प्रमोट कर रहे हैं. प्राइवेट PPP मॉडल्स हैं, बायो सिमिलर्स बना रहे हैं, ताकि हम इन सभी चीजों को कर रहे हैं ताकि ये सेक्टर प्रमोट हो सके. तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट कि जब भी आप ये चीजें तैयार करेंगे आपको बस 5-5, 6-6 पॉइंट विद एग्जांपल्स तैयार कर लेने हैं. ये ध्यान में रखना है. हमारा एक और लेक्चर है साइंस का, वी विल सी कि कैसे एग्जांपल्स ऐड करनी है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू ऐड एग्जांपल्स. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. एग्जांपल्स ऐड करोगे वही साइंस के आंसर्स आपके बाकियों के आंसर से अलग होंगे, अदरवाइज फॉर रेपिटेशन चलती रहेगी. तो हमने पहले भी ये डिस्कस किया एक क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हाउ FDCs, ये स्पेसिफिक था. BioE3 इतना स्पेसिफिक नहीं है. अगर आपको इसका ये भी आइडिया होता क्या है BioE3 तो आप उससे वैसे पॉइंट बना लेते हैं. जैसे हम पढ़ते हैं ना बायोटेक्नोलॉजी में GM क्रॉप्स यहीं पे आती हैं. बायो जो पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट है, जीन एडिटिंग है, वो सारा बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है. वो हेल्थ केयर में भी है, वो एग्रीकल्चर में भी है, वो इकोनॉमी की बात हो रही है. इन्वायरमेंट में कार्बन कैप्चर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन हेल्प टू कैप्चर द कार्बन. देयर आर वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे वो प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरियाज हैं, वो भी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है. आया समझ में? तो यू हैव टू कीप दोस थिंग इन माइंड. तो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट
सेशन फॉर साइंस एंड टेक सेकंड थीम, फिर हमारा साइंस वाला कंपोनेंट खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।